हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई सत्येंद्र में आप सभी का स्वागत है। लेकिन अब हमारा चैनल जीके बाई सत्येंद्र ना होकर ज्ञान जीएस के नाम से जाना जाएगा। तो आज से जो चैनल हमारा हो गया है वो आपके ज्ञान जीएस के नाम से हो गया है। तो आज आप जो हम पढ़ेंगे वो ज्ञान जीएस की अब हम बात करेंगे। तो आज से जो हमारा चैनल हो गया वो आपका ज्ञान जीएस हो गया है। इसके लिए हमने नया इंसेंटिव आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत आपके सामने मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी क्लासेस हैं, हमारे डेली के शेड्यूल रहेंगे। यानी कि आपके एग्जाम को देखते हुए, जैसे पीसीएस का एग्जाम हो गया, आपका वीडियो का आपका एग्जाम हो गया, जो आने वाले एग्जाम है हमारे, उनको उनके शेड्यूल को देखते हुए हमने कुछ क्लासों को एडजस्ट किया है आप लोगों के सामने। जैसे जो हमारी 6:30 की जो क्लास रहेगी वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, जो आपके मंडे से सैटरडे यानी कि 6 दिन आपकी क्लास चलेगी। संडे को हमारा ऑफ रहेगा, वीकली ऑफ रहेगा। और जो हिस्ट्री की अगर क्लास की हम बात करेंगे तो एक क्लास हमारी रहेगी एमसीक्यू सेशन की, जिसमें समथिंग 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। उससे आपके कई सारे क्वेश्चन और आंसरों की बात करेंगे उसमें हम। और एक क्लास जो हमारी रहेगी वो आपकी थ्योरी की क्लास रहेगी। ये हमारी रहेगी जो मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास यहाँ पर होगी। जो हमारी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की जो क्लास है एमसीक्यू, वो आपकी बुधवार की होगी। लेकिन थ्योरिकल जो क्लास होगी वो हमारी किस पे होगी, आपकी शुक्रवार को होगी। फिर हम बात करेंगे संविधान की, तो संविधान की क्लास भी हमारी होगी, एमसीक्यू क्लास होगी हमारी संविधान की आपकी। और कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी क्या होगी, आपकी थ्योरी की क्लास, कंप्लीट क्लास हम करेंगे। कंप्लीट चैप्टरों को लेके ये थ्योरी में आपको डिस्कशन करेंगे आपके साथ में। जैसे ये हमारी थ्योरी होगी, तो थ्योरी की हमारी 3 क्लासेस रहेंगी। हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया और आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये हमारा स्पेशल क्लास रहेगा वीडियो री एग्जाम का। एक क्लास हमारा डेली रहेगा मंडे टू सैटरडे। ये हमारा टाइमिंग है वो 9:30। लेकिन ये सभी क्लास जो हमारे यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके 8 बजे रहेंगे। ओवरऑल जो सभी क्लासेस हमारे 8 बजे रहेंगे। बट संडे को हमारा ऑफ रहेगा, तो हो सकता है कि संडे को हम आपके साथ डिस्कस कर दें यूपीएससी का प्रीवियस पेपर का सोल्यूशन। जो 1993 से जो पेपर आपके सोल्यूशन में होंगे, 1993 से लेके 2022 तक जो भी आपके पेपर होंगे उनका क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको हमने 1993 और 1994 के पेपर का हमने क्या कर दिया है, डिस्कशन हमने कर लिया है। हम अगली बार जब करेंगे तो 1995 के पेपर का डिस्कशन आपके सामने रखेंगे। अब हम समझते हैं कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का तो अभी हमने एक भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से हिस्ट्री को। हमने ज्योग्राफी के आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जैसे हमने पढ़ा दिया आपका भारत की भौगोलिक स्थिति को पढ़ा दिया आपकी, भारत की भौगोलिक स्थिति को हमने कंप्लीट पढ़ाया आपके सामने। उसके बाद हमने पढ़ाया आपके कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा को पढ़ाया। फिर हमने आपकी मानक रेखा को पढ़ाया है। फिर हमने आपको सीमावर्ती देश पढ़ाए हैं। लेकिन 4 टॉपिकों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। और हमारा जो 5वां टॉपिक आपका होगा तटीय भाग, वो हमारा होगा आपके मंडे की क्लास में आपका होगा। यानी कि मंडे की नहीं आने की, यहाँ पर हमारी क्या जो क्लास है आपकी बृहस्पतिवार की क्लास को डिस्कशन करेंगे हम तटीय भाग। तो 4 टॉपिक आपको हमने पहले पढ़ा दिए थे। संविधान में भी आपको मैं कई सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। यानी कि पूरे भारतीय संविधान का निर्माण हमने कैसे किया, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में, यानी कि टोटल मिला के हमने 5 टॉपिकों को डिस्कस किया है आपके सामने, यानी कि डिस्कशन किया है। तो अभी तक हमारी हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई है, तो हिस्ट्री क्लास हमने सबसे पहले रखा है। जो वीडियो एग्जाम की री एग्जाम की जो क्लास होगी उसमें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जैसे एक फिजिक्स का हो गया, हमारा केमिस्ट्री का हो गया, बायो का हो गया, पेपर बाय पेपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लेके आएंगे प्रीवियस पेपर में आखिर हमसे क्या पूछा गया था वीडियो के। तो 2018 का जो री एग्जाम है वीडियो का, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों के सामने पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर ये आप सभी क्लासों को देखते हैं ना, तो मेरा आपसे वादा है कि आपके आने वाले पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो हम सभी क्लासों को एडजस्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद अभी हम इकोनॉमी की क्लास को भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो भी आपकी क्या डेली रहेगी। तो पर डे अगर हम देखेंगे तो हमारी कई सारी वीडियो पर डे आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद हम यूपीएससी के पेपर का भी डिस्कशन करेंगे। और जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं, जैसे वीडियो का हो गया, आपके यूपी पुलिस का प्रीवियस पेपर हो गया, यूपीएससी का प्रीवियस पेपर हो गया, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं हमारे, सभी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे जीएस में। तो जितने भी जीएस के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उन सभी पेपरों का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज हमने आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा है
प्राचीन भारत। बट आप ध्यान रखिएगा, अब जो चैनल का नाम चेंज होके आपके ज्ञान जीएस हो गया है, इसीलिए नया इंसेंटिव आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो ये प्राचीन भारत में हम जो सबसे पहले जो आपके टॉपिक जो डिस्कशन करेंगे उसमें होगा आपका मध्य पाषाण काल, यानी कि जो भी हमारे पाषाण काल के स्तर हैं, प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, उसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो आपसे वैदिक काल की बात करेंगे, उसके बाद 16 जनपद, यानी कि जो हमारी 2020 जो सीरीज होगी, जो हमारी 2020 जो सीरीज होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ इन 4 टॉपिकों से प्रश्नों को हम डिस्कशन में लेंगे आपके। तो हम शुरुआत करते हैं, क्या हमने प्रश्न में एमसीक्यू फॉर्मेट में देखा, इसके बाद कल हम देखेंगे आपके साथ हिस्ट्री का एक बेस्ट टॉपिक जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसमें प्राचीन भारत को। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड है। जैसे हम अगर हिस्ट्री की ही बात कर ले यहाँ से, तो हिस्ट्री आपके 3 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत आपका, और आपकी बात हम करेंगे तो आपका आधुनिक भारत। तो 3 पार्टों में डिवाइड है हमारी हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के एमसीक्यू को, फिर हम धीरे धीरे देखेंगे मध्यकालीन भारत के, फिर हम उसके बाद देखेंगे आधुनिक भारत के, फिर हम जितने भी देखेंगे सबके क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, यानी कि उसमें प्राचीन भारत का भी प्रश्न होगा, मध्यकालीन भारत का भी प्रश्न होगा और आपके आधुनिक भारत का भी क्या होगा, प्रश्न होगा पूरी तरह से। तो चलिए आपके सामने 4 टॉपिकों के साथ में हम आपके सामने डिस्कशन करते हैं कि क्या होंगे हमारे आज के प्रश्न, और आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सीरीज जो थी वो कैसी लगी। तो हम सिर्फ बात करेंगे हिस्ट्री के प्राचीन भारत के प्रश्नों की। ओके, तो आप देख लीजिएगा, टाइम टेबल नोट कर लीजिए। सेम क्लास है आपकी 8-8 बजे, यानी कि पर डे आपको 8 बजे क्लासेस हमारी डिस्कशन होगी। पहला प्रश्न है हमारा कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपका कहां से मिला है। पहला है लाहौरा देव, दूसरा है सेनुबार, तीसरा ऑप्शन है सौगौरा, चौथा ऑप्शन है आपका कौसाम्बी। अब बताइएगा क्या होगा। अगर हम कौसाम्बी की बात करें तो जैन धर्म, जैन और बौद्ध धर्म दोनों की पवित्र तीर्थ स्थली है आपके, यानी कि अगर हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की अगर पवित्र स्थली की बात करेंगे तो वो आपकी कौसाम्बी है। अगर हम बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव, और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध। तो हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की पवित्र जो तीर्थ स्थली है वो आपकी है कौसाम्बी। बट अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो गंगा नदी घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, लाहौरा देव से मिला। तो ये आपके इलाहाबाद और संत कबीर नगर, इलाहाबाद और संत कबीर नगर में आपके बेलन घाटी में स्थित है, जहां से देखा कि हमने धान की खेती का हमें अगर साक्ष्य मिला है तो आपके यहीं से मिला है। अगर हम बात करेंगे कि हमें चावल का साक्ष्य कहां से मिला, चावल की अगर हम साक्ष्य की बात करेंगे तो चावल का साक्ष्य जो हमें मिला है वो आपको मिला है कोल्डी हवा से। तो कोल्डी हवा से हमको चावल का साक्ष्य मिला है, यानी कि हमने देखा धान का जो साक्ष्य है वो हमको लाहौरा देव से मिला, जो आपके संत कबीर नगर, और आपके जो आपके चावल का जो साक्ष्य है वो आपके कोल्डी हवा से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि हमको गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला, तो गेहूं का एविडेंस हमको कहां से मिला, तो गेहूं का एविडेंस हमको मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
तो हमने देखा कि हमें धान की जो खेती के साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं। उसके बाद हमने देखा चावल का साक्ष्य आपका कोल्डी हवा से मिला है, और गेहूं का साक्ष्य जो मिला है वो हमको कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से हमको क्या मिला है, गेहूं का साक्ष्य मिला है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, लाहौरा देव होगा, जो आपके संत कबीर नगर जिले में क्या है, स्थित है। प्रश्न है कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, या लघु पाषाण काल, या अगर बात करेंगे तो नव पाषाण काल। अब बताइए क्या क्या होगा इसका सही आंसर। अगर हम बात करेंगे नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार आपके हुआ था। तो पहिए का आविष्कार सबसे पहले आपके नव पाषाण काल में हुआ था। सिले हुए कपड़ों का आविष्कार हुआ था सबसे पहले। तो नवपाषाण काल के लोगों ने सिले हुए कपड़े सबसे पहले पहने थे आपके। तो नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने सिले हुए कपड़े पहले सबसे पहले पहने थे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो अनाज का उत्पादन आपके नवपाषाण काल में हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो आपके दो ऑप्शन हो गए नवपाषाण काल को लेके। तो अगर हम बात करेंगे कि पुरा पाषाण काल में क्या हुआ, तो पुरा पाषाण काल के जो लोग थे उनका जो मुख्य व्यवसाय जो था वो आपका क्या था, शिकार करना। तो जो शिकार करते थे वो पुरा पाषाण काल के लोग थे, और इन्होंने ही क्या करा, आग का आविष्कार किया। आग का जो आविष्कार किया है वो आपके पुरा पाषाण काल के लोगों ने किया। तो किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, यानी कि पूछा सबसे पहले औजार पत्थर के किस काल में पाए गए थे, तो आपका वो आंसर होगा आपके पुरा पाषाण काल। जिनके जो मुख्य व्यवसाय जो थे वो आपके क्या थे, शिकार इनका मुख्य व्यवसाय था। इन्होंने ही क्या करा था, आग का आविष्कार किया था। अगर कोई पूछता है कि मध्य पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ है, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी। पशुपालन की आपकी क्या करी गई थी, शुरुआत की गई थी। तो आपके मध्य पाषाण काल में आपके पशुपालन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, आपके भोपाल में स्थित हैं, या आपके पंचमढ़ी में, सिंगरौली में, या आपके अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित हैं। समझते हैं आपके भीमबेटका की गुफाएं जो हैं आपके, उनको यूनेस्को में शामिल किया गया है और आपके शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं। तो क्यों प्रसिद्ध हैं, तो शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध हैं, और इसमें कुल आपके 500 से लेकर 600 कुल आपके शैलाश्रय हैं। ये आपके मध्य प्रदेश के, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं आपके, और मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में आपके स्थित हैं, यानी कि इसीलिए प्रसिद्ध हैं। इनकी जो खोज करी थी वो श्री विष्णु बाकड़कर ने इनकी खोज की थी, और आपके मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। अगर हम देखेंगे तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपके यूनेस्को में शामिल हैं। तो यूनेस्को में भीमबेटका की गुफाओं को क्या करा गया था, शामिल किया गया था। तो यूनेस्को में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया था 2003 में। तो मध्य प्रदेश के ऐसे और कई सारे भी स्थल हैं जो आपके यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे तो यूनेस्को में मध्य प्रदेश का आपका खजुराहो के मंदिर, खजुराहो जो है हमारे चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए थे, और उनको विश्व विरासत सूची में 1996 में क्या करा, आपके शामिल किया था। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपके चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे, और इनको 1986 में क्या करा, यूनेस्को में क्या किया गया, शामिल किया गया। और अगर हम बात करें तो दूसरा स्थल हमारा होगा सांची स्तूप।
तो सांची का जो स्तूप है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 ईस्वी में, और इस सम्राट अशोक का था। तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, लेकिन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने, लेकिन भारतवर्ष में मात्र 2 ही हमें दिखाई देते हैं। एक आपका सांची का स्तूप जो आपके मध्य प्रदेश में है, और दूसरा आपके भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें आपका वाराणसी में है, जिसे हम सारनाथ का स्तंभ कहते हैं। सारनाथ का स्तंभ भी जो है आपके क्या है, अशोक ने बनवाया था। 84,000 यानी कि 84 स्तूपों में से मात्र 2 ही स्तूप भारत में क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। तो आपकी जो भीमबेटका की गुफा है वो आपके अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में क्या है, आपके स्थित है। तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में आपके भीमबेटका की क्या है, आपकी गुफाएं हैं। तो यूनेस्को की सूची में शामिल है आपकी भीमबेटका की गुफाओं को। ठीक है, तो हमारा जो चैनल है वो अब ज्ञान जीएस के नाम से हो गया है। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहते हैं? प्रश्न है आपके कि इतिहास के आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं? तो इतिहास के आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं, या लघु पाषाण काल कहते हैं, या आपका नव पाषाण काल कहते हैं। अगर हम बात करें तो जो आपकी प्री हिस्ट्री है, यानी कि जो आपका प्रारंभिक इतिहास है, उसको हम कई चरणों में डिवाइड करते हैं। तो प्रारंभिक इतिहास है उसको हम कई चरणों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो प्रारंभिक इतिहास जो है हमारा वो क्या है, आपका पूरा पाषाण काल की श्रेणी में आता है, यानी कि सही आंसर क्या होगा हमारा, पूरा पाषाण काल होगा। अगर हम बात कर लें कि प्रागैतिहासिक काल हमारा होता है, तो प्रागैतिहासिक काल हमारा होता है ओके। तो प्रागैतिहासिक काल हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो होती है वो हमारी 3 पार्टों में डिवाइड होती है। उसके बाद अगर हम इतिहास को डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि कैसे हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि हम इतिहास के जो प्रारंभिक काल होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं उसको हम। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल हम इसको कहते हैं। ये आपके 3 टाइप्स का होता है। तो अभी हमने देखा कि पहला चरण जो हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं, और जो हमारा मध्य का चरण होता है उसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। लेकिन जो हमारा अंतिम चरण है उसको हम क्या कहते हैं, नव पाषाण काल कहते हैं उसको हम नव पाषाण काल कहते हैं। बट अगर हम बात करें कि आपका जो इतिहास होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो इतिहास हम उसे कहते हैं जो हमें अतीत की जानकारी देता है। यानी कि इतिहास हम उसे कहते हैं जो हमको क्या करता है, अतीत की जानकारी देता है। अतीत के बारे में अगर हमको जानकारी मिलती है तो वो क्या कहलाता है, आपका इतिहास कहलाता है। तो अतीत के बारे में जानकारी, अगर हम इतिहास के फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, फादर ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो हेरोडोटस, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो भारतीय इतिहास का पिता हम मेगस्थनीज को कहते हैं। तो भारतीय इतिहास का पिता हम मेगस्थनीज को कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे इतिहास की, तो अभी मैंने आपको बताया कि इतिहास जो होता है उसको हम कितने चरणों में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं 3 चरणों में। जैसे आपका प्रागैतिहासिक काल हो गया, उसके बाद हमने उसको डिवाइड करा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद हमने उसको डिवाइड करा ऐतिहासिक काल। ओके, यानी कि हमने 3 पार्टों में डिवाइड करा इतिहास को। तो इतिहास को अगर हमने 3 पार्टों में डिवाइड करा तो हम समझेंगे प्रातैतिहासिक काल क्या था, यानी कि वह
काल हमारा जिसमें लोगों को लिपि का ज्ञान भी नहीं था और ना ही लिखने की कला के क्या थे परिचित थे, यानी कि जे वह काल जिसमें लोगों को लिपि व लिखने का ज्ञान नहीं था, ओके, उसको हमने क्या कहा, प्रागैतिहासिक काल का, यानी कि प्री हिस्ट्री के नाम से उसको क्या करा, हमने जाना। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे, जिसमें लोगों को लिपि का तो ज्ञान हो गया, जिसमें लोगों को लिपि का ज्ञान हो गया, लेकिन वो लिपि को क्या करे, पढ़ नहीं सके, तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री हम बोल सकते हैं इनको हम। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल नहीं, जिसमें लिपि का ज्ञान भी हो गया और लिपि जो थी उसको क्या करा, पढ़ भी लोगों ने लिया, तो हम उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। यानी कि ऐतिहासिक काल जो हमें आज की डेट में जो हमारा रिटन साम्राज्य है, जो हमारा रिटन में जो हमें अस्तित्व, जो हमें लेखन प्राप्त है रिटन कला में, उसको हमने क्या कहा, ऐतिहासिक काल कहा। आद्य ऐतिहासिक काल हमने किसे कहा, वह काल जिसमें लोगों को लिपि का तो ज्ञान हो गया बट वो लिपि क्या थी, पढ़ी नहीं जा सकी। और ऐतिहासिक काल क्या हो गया, यानी कि वह काल जिसमें लोग क्या कर रहे थे, जिनका लोगों का ना तो लिपि का ज्ञान था ना उनको पढ़ने का ज्ञान था, तो उसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि इतिहास के आरंभिक काल को हम क्या कहते हैं, तो इतिहास के आरंभिक काल को हम कहते हैं पूरा पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद जो काल होता है वो मध्य काल, और तीसरा आपका काल जो होता है वो हमारा क्या होता है, नव पाषाण काल होता है। यानी कि पहिए का आविष्कार हमने नव पाषाण काल में किया था, पहिए का आविष्कार हमने नव पाषाण काल में किया, अनाज का उत्पादन हमने नव पाषाण काल में किया, और सिले हुए वस्त्र जो थे वो हमने कब पहने, नव पाषाण काल में पहने। देखिए पत्थर के औजार हमने कहा बनाए, पूरा पाषाण काल में बनाए। अगला है कि संगनकल्लू नामक नव पाषाण काल स्थल। एक तो आप ध्यान रखिएगा कि नव पाषाण कालीन स्थल है आपका संगनकल्लू, जो नव पाषाण कालीन स्थल है हमारा, से स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या केरल। पूछ रहा है कि संगन कालू क्या है, तो एक आप याद रखिए फैक्ट कि संगन कालू जो है हमारा, तो संगन कल्लू जो आपका है वो आपका कैसा है, वो आपका नव पाषाण कालीन क्या है, आपका स्थल है। अब हम बात करेंगे कि चार में से किस भारतीय राज्य में होगा, तो आप बताइएगा किस भारतीय राज्य में ये होगा। अगर हम बात करेंगे तो आपके राख के टीले प्राप्त हुए हैं, सही आंसर हमारा होगा कर्नाटक, यानी कि राख के टीले हमको प्राप्त हुए हैं इससे। तो किस भारतीय राज्य में है, आपके कर्नाटक में। अभी हमने देखा कि भीमबेटका की गुफाएं आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। और आपका खजुराहो के जो टेम्पल जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे वो भी आपके कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो आलमगीरपुर आपके कहां पर है, आपके उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर आपके हिंडन नदी के किनारे आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगर हम बात करेंगे एक आपका स्थल है जो आपका नव पाषाण कालीन स्थल है, जो आपके असम राज्य में स्थित है, उसको हम बोलते हैं दाओजली। दाओजली स्थल जो हमारा है ये आपके असम में है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। ये आपके कहां पर है, आपके असम में है। तो हमने देखा कि जो संगन कल्लू है उससे क्या हुआ, हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने 5 प्रश्नों को देखा, तो ये 5 प्रश्न जो आपके थे वो आपके किससे संबंधित थे, आपके पाषाण कालीन स्थलों से क्या थे, आपके संबंधित थे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता या आपकी मिस्र की सभ्यता। अब हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर है क्या। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, यहां से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो आपको पता है ये आपका उत्तर का एरिया है, ये आपके दक्षिण का एरिया है, आपके पूर्व का एरिया है, और आपके ये जो आपका एरिया है वो आपके पश्चिम का एरिया। अगर हम बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के आपकी अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के आपके उत्तर में माडा है, आपके जो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है, और चिनाब नदी के किनारे है आपका। अगर हम बात करेंगे पूरब की तरफ, तो पूरब की तरफ अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसको हम कहते हैं आलमगीरपुर।
जो आपके हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे यानी कि आपके मेरठ साइड में पड़ता है आपके। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपके दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अंतिम स्थल है आपके दैमाबाद। अगर हम दैमाबाद की बात करेंगे तो आपके महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जो आपकी गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर स्थित है। प्रवरा नदी पर आपके क्या है, स्थित है। तो गोदावरी की सहायक नदी आपकी प्रवरा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करेंगे सुतकोडोर, ये आपके बलूचिस्तान में स्थित है और आपके दमिश्क नदी के किनारे है। दशक या दमिश्क भी बोल सकते हैं, नदी के क्या है आपके किनारे। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसके सबसे उत्तर का आपका माडा यानी कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, पूरब में आपके आलमगीर है यानी कि हिंडन नदी के किनारे है, आपके दाइमाबाद जो है वो आपकी गोदावरी नदी के किनारे है और इसकी सहायक नदी क्या है, प्रवरा नदी के किनारे है। आपके सुटकोगोड देखा हमने बलूचिस्तान में आपके दशक नदी के आपके क्या है किनारे। अगर हम बात करेंगे तो आलमगीर आपके उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यह आपका उत्तर प्रदेश में आता है, ये आपका यूपी में होगा। हमने ऊपर देखा जम्मू कश्मीर में है आपके। तो ये हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसका क्षेत्रफल है जो आपका 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, वो आपके क्या है। अगर हम बात करेंगे तो यहां से आपके कपास का साक्ष्य मिला है, यानी कि सूती वस्त्र का हमको साक्ष्य मिला है। सूती वस्त्रों का साक्ष्य हमको यहां से मिला है और सूती वस्त्रों में जो साक्ष्य मिला है वो आपका किसका साक्ष्य मिला है, आपके कपास का साक्ष्य मिला है। हमने देखा कि यहां से क्या मिले हैं हमको, तो सुटकोडोर से हमको घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की अस्थियों को हमको मिला है सुटकोडोर से। अगर हम बात करेंगे कि दैमाबाद से हमको क्या मिला, तो आपके एक संस्कृति है जिसको हम कहते हैं जारवी संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, का सबसे बड़ा स्थल है। इस संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि जो मानव कंकाल यहाँ पे मिलते थे तो उनका सिर जो था वो उत्तर की ओर रखते थे, यानी कि सिर जो था वो क्या रखते थे, उत्तर की ओर रखते थे। सिर जो था वो क्या रखते थे, उत्तर की ओर रखते, यानी कि यहाँ की एक प्राथमिकता थी। अगर मानव कंकाल हमको मिला है तो उसका जो सिर है वो क्या है, उत्तर की ओर है और पैर जो थे वो क्या थे, दक्षिण की ओर मिलते थे। पैर क्या मिलते थे, दक्षिण की ओर। अगर हम ऐसे रखेंगे तो सिर जो था वो उत्तर की ओर थे और पैर जो थे वो क्या थे, दक्षिण की ओर थे, लेकिन टांगे नहीं मिलती थी हमको वहां पे। तो टांगे क्या मिलती थी, अब किसी व्यक्ति की अगर टांगे वहां पे नहीं मिलेंगी तो क्या होता है, टांगों को काट दिया जाता होगा। तो टांगों को काट कर क्या करते, दूसरी जगह दफनाते थे। यानी कि अगर सिर उत्तर की तरफ था और जो हमारे पैर जो थे वो किस तरफ थे, आपके दक्षिण की तरफ थे, तो टांगे नहीं मिलती थी। यानी कि कह सकते हैं कि टांगों को वो काट कर किसी दूसरी जगह पे दफनाते थे। ये जारवी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। तो टांगे उपस्थित नहीं थी वहां पे, यानी कि टांगों को दूसरी तरफ ले जाते थे यहां से। तो अगर हम बात करेंगे तो दैमाबाद की, ओके, तो आपके महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है आपका दैमाबाद। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी जो खोज करी थी वो दयाराम सहानी ने करी थी 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसको, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हड़प्पा जो है वो आपके रावी नदी के किनारे है और इसका जो सबसे बड़ा स्थल है यानी कि मोहनजोदड़ो, वो आपका जो है वो आपकी सिंधु नदी के किनारे है। तो अगर बात करेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अगर हम बात करें कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया के समकालीन जो सभ्यता थी वो आपकी किसकी सभ्यता थी, आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता थी।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी, अपने नगर नियोजन के लिए क्या थी, पूरी तरह से क्या थी, प्रसिद्ध थी। जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन के लिए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो जल निकासी के लिए भी प्रसिद्ध थी। जल निकासी के लिए भी क्या थी, प्रसिद्ध थी। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल थी, पर्यावरण के अनुकूल थी। और हमने एक फैक्ट और देखा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो आपके मिस्र की सभ्यता, यानी कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्या थी, समकालीन थी। अगर मेसोपोटामिया का देखेंगे तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम मेसोपोटामिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी थी वो आपके इंदो सभ्यताओं की क्या थी, आपके समकालीन थी। तो इंदो सभ्यताओं की क्या थी, आपके समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, जल निकासी के लिए प्रसिद्ध थी और पर्यावरण के क्या थी, आपके अनुकूल थी। यहां से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित उत्तर प्रदेश में कौन से स्थल स्थित हैं। यानी कि बात करते हैं, पहला ऑप्शन आपका कालीबंगा, दूसरा आपका ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है आलमगीर और चौथा ऑप्शन है आपका क्या बनेगा यहाँ पे, लुआस। यानी कि चार स्थलों में से पूछ रहा है कि कौन सा स्थल आपके उत्तर प्रदेश में है। ए बी सी डी यानी कि चारों स्थल बता रहा है, फिर बी और सी बता रहा है, फिर ए और बी बता रहा है, फिर कह रहा है सी और डी यानी कि हमारे स्थल होंगे। क्या होगा इसका आंसर, तब तक हम बात कर लेते हैं कि कालीबंगा की अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगा आपके क्या है, राजस्थान में है। तो यहां से हमने क्या देखा, कालीबंगा जो है आपके राजस्थान में है और आपके घग्गर नदी के किनारे है। और यहां से जो हमको साक्ष्य मिले हैं वो जुते हुए खेत का साक्ष्य हमको मिला है। तो जुते हुए खेत का हमको साक्ष्य कहां से मिला, आपके कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है आपके काले रंग की चूड़ियां। बात करेंगे लोथल, तो लोथल की बात करेंगे तो लोथल आपके गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी का जो वर्तमान समय में हमारा नाम है वो आपके साबरमती नदी के नाम से हम जानते हैं भोगवा नदी को। तो भोगवा नदी को हम वर्तमान समय में क्या कहते हैं, साबरमती कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पत्तन नगर, ये आपके कह सकते हैं हम एकमात्र बंदरगाह। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र पतन नगर या सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह आपका क्या है, लोथल है, जो आपके कहां पर है, आपके गुजरात में है, जिसे हम लघु हड़प्पा स्थल भी कहते हैं। लघु हड़प्पा स्थल भी हम इसको क्या कहते हैं। अगर हम बात करेंगे आलमगीर की तो आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे है। तो हिंडन नदी के अंतर्गत आपके मेरठ भी आता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा भी आपका आता है, गौतम बुद्ध नगर हम जिसको बोल सकते हैं, और आपके गाजियाबाद भी आपका आता है। तो यहां से अभी हमने देखे सूती कपड़े का साक्ष्य हमको मिला है, यानी कपास का साक्ष्य मिला है। सूती कपड़े का हमको साक्ष्य मिला है यहां से। तो यहां से हमको सूती कपड़े का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है हमको। अगर हम बात करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले आपके कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो हमने देखा जो हमारा सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी और डी। यानी कि हमारा सही आंसर होगा वो आपके क्या होगा, सी और डी हमारा क्या होगा, पूरी तरह से सही आंसर होगा। तो आलमगिरी की आपके हिंडन नदी के किनारे है और हिंडन नदी जो है 3 जिलों में आपके है,
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सिंधु स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। यानी पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी नदियां क्या है आपके शामिल हैं। अगर हम बात करेंगे सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या आपकी गंगा नदी, एक या दो, दो या तीन, एक तीन, एक दो तीन और तीन और चार। बात कर लेते हैं तो कुछ नदियां थी जिसको हम कहते हैं चिनाब। चिनाब आपकी नदी थी। तो चिनाब का जो प्राचीन नाम था वो आपका अस्कनी नाम था चिनाब का। उसके बाद में झेलम आपकी नदी थी। इसका प्राचीन नाम। उसके बाद में रावी नदी थी आपकी, इसका प्राचीन नाम प्रश्नी। ब्यास, ब्यास का जो प्राचीन नाम होगा वो आपका बिपाशा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो सतलज, सतलज का जो प्राचीन नाम होगा वो आपका होगा सुतद्री। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इन 5 नदियों का भी उल्लेख किया गया है आपके। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नदी आपकी नहीं है वो आपकी गंगा रिवर यानी कि शामिल नहीं है, बाकी सभी नदी शामिल है। यानी कि मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे है। अभी हमने पढ़ा कि माडा जो आपका है वो आपके जम्मू कश्मीर में है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3। लेकिन हमारा तीसरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो सिंधु नदी जो है आपके और भी कई नदियों के विस्तार पे बसी है, जैसे आपके भोगबा नदी हो गई, भोगबा नदी जैसे आपके धौलावीरा आपकी भोगबा नदी पर आएगा, लोथल आपका भोगबा नदी पर आएगा, और हमने अभी पढ़ा था कि घग्गर नदी भी है आपके। तो ऐसे कालीबंगा हमारा हो गया वो आपके घग्गर नदी पर हो गया। हमने पढ़ा था प्रवरा रिवर को, तो दैमाबाद आपका हो गया प्रवरा रिवर पर हो गया आपके। ओके, तो अभी हमने बहुत सारे फैक्ट्स जो पढ़े थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन सभी नदियों क्या है आपका योगदान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के सांस्कृतिक अवशेष जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका आमरी, मेहरगढ़, कोट, दिघी या कालीबंगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर हम बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा को 1951 में अमलानंद घोष ने क्या करा था, इसको खोजा था। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसको क्या करा था, खोजा था। और ये आपके राजस्थान में है, ये आपके राजस्थान में है। तो इसमें आपके भूकंप के आरंभिक साक्ष्यों के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। आरंभिक साक्ष्य मिला, यानी कि भूकंप के साक्ष्यों को हमको कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि जुते हुए खेत का हमको साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक ही खेत में दो फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। उगाए जाने का क्या मिला है हमको, साक्ष्य मिला है। यानी कि एक ही खेत में 2 फसलों को उगाए जाने का साक्ष्य हमको मिला है। अगर हम कोट दिघी की बात करेंगे तो आपके सिंधु नदी के किनारे हैं। मेहरगढ़ की बात करेंगे तो यहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य हमको मिले हैं। और कृषि में हमको जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो जौ और गेहूं के साक्ष्य हमको मिले हैं, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं हमको कृषि के भी साक्ष्य मिले हैं। और आपके बलूचिस्तान यानी कि कह सकते हैं यहां से
पशुपालन का भी हमको क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ से हमको पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। ओके, तो कालीबंगा को हमने देखा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का कौन सा स्थल आपका आता है, तो आपके मेहरगढ़, यानी कि ये ऐसा स्थल है जो आपकी पाषाण संस्कृति यानी कल्चर में भी है और आपके सिंधु घाटी सभ्यता में भी है। आप सभी याद रखिएगा कि अब चैनल का जो नाम हो गया वो आपके ज्ञान जीएस हो गया है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, यानी कि पूछ रहा है कि जल प्रबंधन के लिए कौन सा ऐसा शहर है जो आपका जाना जाता है। पहला है आपका लोथल, बनावली, धौलावीरा और आपका हड़प्पा। अगर हम बात करेंगे तो लोथल आपका गुजरात में है, बनावली आपके हरियाणा में है, धौलावीरा की बात करेंगे तो ये भी आपका गुजरात में है, और हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे तो आपके ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ पर है, हमारे पाकिस्तान में है। यानी कि ऐसे कुल मिला के आपके 4 स्थलों की हम बात करते हैं। तो पूछ रहा है कि एक जल प्रबंधन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, धौलावीरा। अगर हम बात करेंगे कि धौलावीरा आपके विश्व का यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरा विशालतम स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया दूसरे विशालतम स्थल की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका धौलावीरा है। तो मन में हमारे चल रहा हो कि आखिर पहला स्थल ऐसा कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है। तो अगर हम पहले स्थल की बात करेंगे तो पहला स्थल आपका क्या है, राखीगढ़। तो राखीगढ़ हमारा पहला सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया आपका क्या है, स्थल है। तो आपकी जल प्रबंधन तकनीकी की जो हमने बात करी थी वो कहां से करी थी, आपकी धौलावीरा से ही हमको मिली थी साक्ष्य उसका। और अगर बात करेंगे तो उत्तम किस्म के जौ, उत्तम किस्म के जौ की अगर हम बात करेंगे तो हमको कहां से मिले हैं, आपके बनावली हरियाणा से मिले हैं। अभी हमने बात करा कि जो आपके हड़प्पा है इसकी जो खोज करी थी वो दयानंद साहनी ने इसकी खोज करी थी। ओके, तो लोथल की बात अगर हम करेंगे तो आपके गुजरात में भोगवा नदी के क्या है, आपके किनारे है। हमने देखा कि हमारे 5 प्रश्न आपके सिंधु घाटी सभ्यता से भी हो चुके हैं। अगर हम बात करेंगे कि आर्य शब्द क्या है, श्रेष्ठ, यानी कि आर्य शब्द जो होता है वो किससे संबंधित है या उसका अर्थ क्या है, यानी कि श्रेष्ठ हो गया, विद्वान हो गया, पुरोहित हो गया या आपका योद्धा हो गया। अगर हम कहेंगे श्रेष्ठ व्यक्ति क्या होता है, आपका आर्य के नाम से जाना जाता है। तो श्रेष्ठ यानी कि आर्य के कई सारे शब्द हैं। तो आर्य शब्द की जो चर्चा करी गई है वो आपके ऋग्वेद में की गई है। आर्यवेद की चर्चा हमने ऋग्वेद में की गई है और सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि सबसे पुराना यानी कि प्राचीनतम वेद है आपका। तो सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना वेद है हमारा। इसी वेद से क्या करा हमने, गायत्री मंत्र को ग्रहण किया था। तो गायत्री मंत्र को हमने इसी वेद से ग्रहण किया था, यानी कि जिसकी जो रचना करी गई है गायत्री मंत्र की वो आपकी किसने करी है, विश्वामित्र ने। तो गायत्री मंत्र की अगर रचनाकार की बात करेंगे तो वो आपके कौन है, विश्वामित्र हैं। यानी कि ऋग्वेद में आपके 128 सूक्त हैं और आपके 10 मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं, यानी कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो प्रश्न है हमारा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आपका क्या होगा, श्रेष्ठ। यानी कि आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति, यानी कि श्रेष्ठ हमारा क्या है, शाब्दिक अर्थ है हमारा आर्य का।
बोला मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंध रखती है? कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। अगर हम बात करेंगे तो मनुस्मृति की बात करेंगे तो मनुस्मृति के जो रचयिता हैं वो आपके सुमित, यानी कि मनुस्मृति के जो हमारे रचयिता हैं वो आपके हैं सुमित। सुमित भार्गव हमारे क्या है आपके रचयिता है मनुस्मृति के। अगर हम बात करेंगे तो मनुस्मृति जो है वो सभी प्राचीनतम ग्रंथ में सबसे पुराना ग्रंथ है, यानी कि सभी जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं उनमें क्या है सबसे पुराना ग्रंथ है आपका मनुस्मृति। तो बताइएगा इसका जो सही आंसर होगा वो आपके क्या होगा? अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो मनुस्मृति जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति के जो वास्तविक रचनाकार हैं वो आपके सुमित भार्गव हैं। वास्तविक रचनाकार एक आपके अंग्रेज थे जिनका नाम था विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या करा, 1776 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी इन्होंने, और 1776 में इन्होंने एक मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा? तो विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इसके जो वास्तविक हैं आपके वो कौन है? आपके सुमित भार्गव हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। तो हिंदू प्राचीन ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? आपका मनुस्मृति है, जो आपके समाज व्यवस्था से क्या है आपके संबंधित है। यानी कि बात करेंगे तो किससे संबंधित है? आपके हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जो आपके किससे संबंधित है? आपके समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगर समाज व्यवस्था की बात नहीं होगी तो यहां से हम कह सकते हैं कि आपके विधि से भी संबंधित है। विधि से भी क्या है आपके संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अभी हमने बात करी थी किस ग्रंथ में मिलेगा, तो अभी आप सभी लोगों को पता है आपके ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र की जो चर्चा करी जाती है वो ऋग्वेद में करी जाती है, जिसकी रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने क्या करी थी? आपकी गायत्री मंत्र की रचना की थी। अगर हम बात करेंगे, अभी हमने मनुस्मृति की बात करी, तो सुमित भार्गव इसके वास्तविक हैं आपके, और विलियम जोन्स ने इसका क्या करा था? अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, तो इसको जादू टोना का वेद कहते हैं। जादू टोना या तांत्रिक वेदों की श्रेणी में रखते हैं, तांत्रिक वेदों की श्रेणी में रखते हैं। और आपके जो सबसे नवीनतम वेद की श्रेणी में भी आता है, यानी कि सबसे नवीनतम अगर वेद की हम बात करेंगे तो आपका अथर्ववेद होगा, लेकिन अगर सबसे प्राचीनतम वेद की हम बात करेंगे तो आपका वो ऋग्वेद होगा। और अगर हम बात करेंगे भगवत गीता की, तो आपके 18 अध्याय हैं गीता में, और आपके 700 श्लोक हैं। देखिए 18 अध्याय हैं, आपके 700 श्लोक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऋग्वेद। यानी कि गायत्री मंत्र की जो चर्चा करी गई है वो आपके किस में करी गई है? वो आपके ऋग्वेद में की गई है। ओके, अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस कथन से पुष्ट होता है कि, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि पशुचारी लोग थे। पशुचारी का मतलब यहां से हम बात करेंगे गाय की। तो गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे? अघन्या के नाम से जाते थे। यानी कि अघन्या का मतलब है ना छूने योग्य, यानी कि गाय को अघन्या के नाम से जानते थे। तो अघन्या का जो हमारा मतलब होता है वो होता है ना छूने योग्य, यानी कि बात करेंगे ना छूने योग्य की। तो ऋग्वैदिक काल में गाय के अनेक संदर्भ थे, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, यानी कि गाय को अघन्या कहते थे हम। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे, ये लड़े गए थे। पुरोहितों के लिए दिए जाने वाला उपहार क्या होती थी? सर्वश्रेष्ठ होती थी आपकी गाय। उपयुक्त सभी कथन सही है, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि उपयुक्त हमारे क्या कथन है? सभी कथन आपके सही है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सीडीएस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो सीडीएस 2016-17 के पेपर में आपके पूछा गया था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो गाय को हम ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? अघन्या के नाम से हम गाय को जानते थे। प्रश्न है हमारा कि राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है?
यानी कि पूछ रहा है कि आपके जो राजपक्षिक जो समारोह होता है उसका जो विवरण दिया गया है वो किस ग्रंथ में दिया गया है। केनोपनिषद, विष्णु पुराण या ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ या आपके अथर्ववेद की बात करता है। तो आपका जो सही आंसर होगा यानी कि अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे, अथर्ववेद का जो आपका प्राचीनतम जो ग्रंथ होगा, यानी कि जो आपका ग्रंथ जो संबंधित है अथर्ववेद से, वो है आपके गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अगर हम ऐतराय की बात करेंगे तो ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद से आपके ऐतराय ब्राह्मण संबंधित है। आपके विष्णु पुराण यानी कि केनोपनिषद की अगर हम बात करेंगे तो राजपक्षिक से संबंधित बात कर रहा है। तो राजपक्षिक से संबंधित जो आपके मिल रहा है वो आपके ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ में हमको राजपक्षिक से संबंधित विवरण को क्या कर रहा है, मिल रहा है हमारा राजपक्षिक से संबंधित। अगर हम बात करेंगे कि आपके और भी ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे आपने ऋग्वेद का देख लिया और आपने अथर्ववेद का देख लिया है यहाँ से, तो अगर हम बात करेंगे कि जो यजुर्वेद हमारा होता है उसका जो संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और आपका अगर सामवेद का होता है तो आपका षष्ठविश ब्राह्मण ग्रंथ है आपका। और अभी हमने देखा कि ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका ऐतराय है। और अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ग्रंथ होगा वो आपका होगा गोपद ब्राह्मण। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इन तीन वेदों को हम क्या बोलते हैं, वेदत्री के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम आपका वेद है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अथर्ववेद की तो आपका सबसे नवीनतम वेद है। यानी कि गायत्री मंत्र की चर्चा हमने किस वेद में देखी, तो गायत्री मंत्र की चर्चा हमने ऋग्वेद में देखी थी। तो गायत्री मंत्र की चर्चा जो है वो हमारे किस वेद में है, आपके ऋग्वेद में है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हैं। पहला है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या दीर्घ निकाय। अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने 16 जनपदों की बात कर रहा है। तो 16 जनपदों की यानी कि कितने जनपद थे आपके, 16 जनपद थे। तो 16 जनपदों की बात कर रहा है, 16 जनपद या 16 महाजनपदों की बात कर रहा था। तो भारत जो था पहले 16 महाजनपदों में विभाजित था, यानी कि प्राचीन भारत के समय। जैसे आपका मगध हो गया, मगध की जो कैपिटल थी वो आपकी क्या थी, राजगीर थी। जैसे आपका काशी हो गया तो काशी की वाराणसी थी आपकी। मत्स्य की अगर हम बात करेंगे तो आपकी विराटनगर। अगर हम कुरु की बात करेंगे तो आपके इंद्रप्रस्थ। तो जो हमारा अगला प्रश्न होगा वो होगा आपका कि निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। यानी कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो आपके 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो अगर 16 महाजनपदों की अगर हम बात करेंगे तो एक आपका जैन ग्रंथ है और एक आपका जो ग्रंथ है वो आपका बौद्ध ग्रंथ है। यानी कि दो आपके ग्रंथ हैं, यानी कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, जिसमें 16 महाजनपदों का आपके उल्लेख है। तो अगर बौद्ध ग्रंथ की बात हम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। और अगर हम बोलेंगे जैन ग्रंथ की, तो जैन ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे भगवती सूत्र। भगवती सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करेंगे तो अंगुत्तर निकाय इसका सही आंसर होगा। तो 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद देख लेते हैं। जैसे आपका अंग, अंग की जो राजधानी है वो आपकी चंपा। मत्स्य की जो कैपिटल है वो आपके है विराटनगर। ओके।
अगर हम उसके बाद में देखेंगे तो काशी, काशी की जो कैपिटल है वो है आपके वाराणसी। कुरु की अगर हम बात करेंगे तो कुरु आपके इंद्रप्रस्थ। मगध की अगर हम बात करते हैं तो आपके राजगीर। पांचाल की कैपिटल जो होगी वो आपकी एलछत्र होगी। सूरसेन की बात करेंगे तो आपकी मथुरा। क्योंकि हमारे कुछ महाजनपद हैं जिनकी कैपिटल को हमने देखा, यानी कुल मिला के हमारे जो महाजनपद हैं वो आपके 16 कुल मिला के आपके महाजनपद हैं। जैसे आपको अगर हम बताते हैं तो आपके बज्जी, मल्ल हो गया आपका, गांधार हो गया आपका, अवंती हो गया आपका। तो ऐसे हमारे जो महाजनपद हैं आपके, उनकी भी कुछ ना कुछ आपकी क्या होगी, कैपिटल होगी। अगर हम बात करेंगे तो बज्जी की कैपिटल आपकी हो गई, यानी कि बज्जी की जो कैपिटल हो गई वो आपकी होगी वैशाली। अगर बज्जी की हम बात करेंगे तो बज्जी की जो कैपिटल आपकी होगी वो होगी आपकी कौशाम्बी, यानी कौशाम्बी आपकी बज्जी कैपिटल हो गई, जिसको हम बोल सकते हैं वैशाली। मल की बात करेंगे तो कुशीनारा या कुशीनीरा। गांधार की अगर हम बात करेंगे तो आपकी होगी तक्षशिला। अवंती की बात करेंगे तो आपकी होगी उज्जैनी। तो ये कुछ हमारे महाजनपद थे जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के बारे में सही कथन कौन से हैं। अभी हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में ही स्थित हैं क्या। महाजनपदों की कोई सेना नहीं रखते थे, यानी महाजनपद के जो भी राजा थे वो कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध व जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वो सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, अभी हमने ये देखा था। तो सही हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट आपका होगा। देखिए महाजनपदों के बारे में सही स्टेटमेंट होगा। अभी हमने बताया कि बौद्ध ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय और आपका जैन ग्रंथ है वो आपका क्या है, भगवती सूत्र। अगला प्रश्न हमारा भाई आपके जो जनपदों से संबंधित है। जैसे हमने देखा कुरु की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की अगर हम बात करेंगे तो आपकी छत्र है, यानी कि बस्त की बात करेंगे तो आपके कौशाम्बी है। कोहल की बात करेंगे तो आपके साकेत है। यानी कि अगर हम सही आंसर को देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ये आपका आंसर पहले से ही टिक था इसमें। तो 4 3 और 2 और 1, यानी कि हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा आपका। कह रहा है उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है। अभी हमने देखा कि तक्षशिला, अवंतिका या इंद्रप्रस्थ, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने देखा तक्षशिला यानी कि गांधार, और इंद्रप्रस्थ को देखा तो हमने कुरु। तो इसका जो सही आंसर होगा अवंतिका। ओके। प्राचीन श्रावस्ती जो है आपका, उसका जो नगर का विन्यास है वो किस आकृति का है, वृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है, या त्रिभुजाकार है, या आपका आयताकार है। ओके। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके अर्धचंद्राकार होगा, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित एक महाजनपद है। तो उत्तर प्रदेश का एक महाजनपद है जिसकी जो सीमा है आपके भारतीय जो पड़ोसी देश है यानी कि नेपाल, उससे आपकी सीमा लगती है। तो नेपाल से ऐसे भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं, और आपके 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो आपके नेपाल की सीमा के साथ लगते हैं। जैसे एक आपका श्रावस्ती हो गया, और आपका पीलीभीत भी लगता है यहाँ से नेपाल की सीमा से। लखीमपुर खीरी भी आपकी नेपाल की सीमा से लगता है। उसके बाद में आपका बहराइच लगता है, सिद्धार्थनगर लगता है आपके, महाराजगंज, और आपके बलरामपुर। और
एक आपका श्रावस्ती, यानी कि आपके 7 जिले हैं जो लगते हैं आपकी नेपाल की सीमा से, तो आपके श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता रेट है, यानी कि सबसे कम साक्षरता रेट आपके कहां पर है, श्रावस्ती में है। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। हमारा फर्स्ट पार्ट था हिस्ट्री के एमसीक्यू का। हम कल देखेंगे हिस्ट्री के थ्योरिकल क्वेश्चन को, यानी कि एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो आपकी थ्योरी पे रहेगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो हमारा चैनल है वो आपका जो आपका जीके बाई सत्येंद्र है, वो आज से आपका क्या हो गया, ज्ञान जीएस हो गया है। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मिलते हैं कल हम थ्योरी वाली क्लास में हिस्ट्री के साथ। ओके।